student, today we'll discuss about topic economic order quantity. What is economic order quantity? Economic order quantity is an important factor in controlling the inventory. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंट्रोल करता है इन्वेंट्री को, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक लॉट साइज़ भी कहते हैं, ठीक है। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दो कॉस्ट पे बेस्ड होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट हमारी ऑर्डर करने में, यानी कि ऑर्डर को प्लेस करने में, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट लगती है उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि जब हमने ऑर्डर किया, ठीक है, तो हमने खुद जाके ऑर्डर किया था, या हमने टेलीफ़ोन के द्वारा उसको ऑर्डर किया था, ठीक है, या फिर उसके साथ में हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है ना। तो ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें सामान जब मंगवाना है ना, तो उसके लिए जब हमारा मटेरियल या आइटम जो हमने ऑर्डर किए हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट पे जो कॉस्ट लगती है, वो सारी कॉस्ट जो होती है वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो हमें जो ऑर्डर करने में, जो भी प्लेस करने में जो कॉस्ट लगती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट पे लगती है, वो सारी होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट, सेकंड इज़ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट वो होती है कि हमने ऑर्डर करके मटेरियल या आइटम्स मंगवा लिए, ठीक है। उसके बाद हमें उसे क्या करना है? रखना है, ठीक है। हमें उसको क्या करना है? स्टोर करके रखना है, जैसे स्टोरेज फैसिलिटीज़। स्टोरेज फैसिलिटीज़ का मतलब यही है कि हमने जो मटेरियल या आइटम जो मंगवाए हैं उसको हमें स्टोर करके रखना है। जैसे हमने कोई गोडाउन या वेयरहाउस में हमने उसको रख दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हम गोडाउन या वेयरहाउस कोई हम रेंट पे ले लेते हैं ना, तो उसमें हम ये सारे आइटम्स और मटेरियल क्या करते हैं? स्टॉक करके मतलब उसमें क्या करते हैं? हम स्टोर कर देते हैं ना, सारे स्टॉक को मतलब स्टोर कर देते हैं। तो उसमें जो भी हमारा जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे जो भी हमारी कॉस्ट लगती है, और उस मटेरियल का जो हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो वो हमारी होती है कैरिंग कॉस्ट। और इसमें जो भी लॉसेस होते हैं, लॉसेस ऐसे कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हमने उसको स्टोर करके रखा है गोडाउन में या वेयर हाउस में, है ना, मटेरियल को। तो क्या होता है कि कई बार उसमें जैसे हमारा जो मटेरियल है उसमें आग लग गई है ना, तो वो भी वो जो लॉसेस होता है वो भी कैरिंग कॉस्ट में ही आते हैं। या फिर वो हमारा जो मटेरियल है वो चोरी हो गया है ना, तो ये सारे जो कॉस्ट होते हैं ये होते हैं कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो होते हैं जो हमने ऑर्डर करते हैं जब हम, तो उसको जो प्लेस करने में जो हमारी कॉस्ट लगती है, दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है। It can be seen that ordering cost of an item is decreasing as the size of the order is increasing. This happens because total number of orders for a particular item will decrease, resulting in decrease in total order cost, ठीक है। मतलब ये है इसका कि ये एक साइड में ये कॉस्ट है और ये साइज़ ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा कैरिंग कॉस्ट है। तो जितने ज़्यादा टाइम तक हम मटेरियल को, आइटम को क्या करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम तक हम रखेंगे, है ना, स्टोर करके रखेंगे हम, उतनी ही कैरिंग कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक रखने का मतलब ये है कि जो वेयर हाउस या गोडाउन, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके लिए हमने उसको मतलब रेंट पे लिया हुआ है हमने गोडाउन को, उसमें हमने उसको क्या करके, हमने उसको स्टोर करके मटेरियल को रखा हुआ है ना, हमने उसको स्टॉक को सबको रखा हुआ है। तो उसमें जितने ज़्यादा टाइम तक, जितने लॉन्ग टाइम तक वो हम स्टोर करके रखेंगे उस मटेरियल को, उतनी ही हमारी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, उतनी ज़्यादा इंक्रीज मतलब उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये बढ़ती है हमेशा, कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को समझ लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि ऑर्डरिंग मतलब जो हमने ऑर्डर किया है, ठीक है, यानी कि जो हमने मटेरियल ऑर्डर किया है, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको ऑर्डर करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा हम मटेरियल ऑर्डर करेंगे, उतनी ही मतलब ये जो हमारी कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? डिक्रीज़ कैसे हो जाएगी? कि हम जब ऑर्डर करते हैं ना,
कोई भी हमने मटेरियल या आइटम हमने ऑर्डर किया, तो जितना ज़्यादा हम क्वांटिटी में या हम उसको जब बल्क में लेते हैं ना, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में हम उसको ऑर्डर करेंगे उतनी ही ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टील की 100 रॉड्स हमें मंगानी है स्टील की, ठीक है। तो हमने उसको अपने ऑर्डर प्लेस किया, तो हमने जब वो मंगाई तो 100 रॉड में क्या हमने जो मंगाई, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट जो हमने यूज़ किया, तो जितना मतलब उसमें पेट्रोल खर्च हो रहा था ना, तो 100 रॉड हमने मंगाई, अगर हम 200 या 300 मंगाते तो भी हमें ट्रांसपोर्ट का उतना ही देना पड़ता है ना। और उसके अलावा हमें लेबर का भी देना होता है, लेबर उसको सामान को रखती है ना, जब मतलब स्टोर में या गोडाउन में जहाँ भी उसको जब रख देती है, तो उसका भी खर्च होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ऑर्डर, जैसे हम आपने कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने होलसेल में बहुत सारे आइटम ख़रीदे होंगे, तो होलसेल में हम जब ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी सामान ख़रीदते हैं, तो उसकी जो मतलब कॉस्ट होती है ना, वो कम हो जाती है, पर यूनिट भी वो कम हो जाती है। क्योंकि ये होता है कि हम जब ज़्यादा ख़रीदते हैं तो क्या करते हैं कि वो पर यूनिट भी कॉस्ट कम हो जाती है, और उसके जो ट्रांसपोर्ट पे जो कॉस्ट लगती है वो भी कम हो जाती है, जो लेबर पे कॉस्ट लगती है वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से ही हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये टोटल कॉस्ट, यानी कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे दोनों पे जो भी कॉस्ट आई है वो होती है टोटल कॉस्ट। अब ये देखिए आप कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही यहाँ पे क्रॉस हो रही हैं, है ना। और ये टोटल कॉस्ट का है, ठीक है। तो ये जहाँ पे ये मिनिमाइज़ हो रही हैं, ये टोटल कॉस्ट का ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये मिनिमाइज़ हो रहा है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का भी यहाँ पे मिनिमाइज़ हो रहा है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे ये मिनिमाइज़ होगा, ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। तो ये यहाँ पे जब मतलब मिनिमाइज हो जाएगा, तो ये हमारा निकल आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Advantages of economic order quantity model. First point is computer could do the calculation easily by using the formula. मीन्स फॉर्मूला यूज़ करके मतलब हम आसानी से ईज़िली कंप्यूटर से, है ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि फॉर्मूले का यूज़ करके हम कंप्यूटर से ईज़िली कैलकुलेशन कर सकते हैं ईओक्यू मॉडल के, है ना। तो ये भी एडवांटेज है हमारे पास, है ना। दूसरा है, सेकंड पॉइंट इज़ मूव रिलायबिलिटी बाय यूज़ ऑफ मैथमेटिकल मैथड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम मैथमेटिकल मेथड यूज़ करके भी हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, या हम क्या मतलब डिसीजन ले सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, है ना। इसके उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और हम स्टेप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है ना। तो ये इसमें भी हमें हेल्प करता है, ईओक्यू मॉडल हमें इसमें भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज़ अंडर स्टेबल कंडीशन द फार्मूला कुड बी यूज विदाउट एनी मॉडरेशन। इसका मतलब है कि हम विदाउट एनी मॉडरेशन फॉर्मूले का यूज़ करके स्टेबल कंडीशन, यानी कि जो मतलब जो उस टाइम पे जो कंडीशन है स्टेबल कंडीशन है, तो हम बिना टेंशन लिए उस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं ना। विदाउट एनी मॉडरेशन का मतलब यही है कि हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम उस टाइम पे जो हमें ठीक लगेगा उसमें तो हम ईज़िली उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले का उस कंडीशन में ना, स्टेबल कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ पॉइंट इज़ EOQ calculation are frequently used in business both by production, purchasing and inventory managers. EOQ को हम परचेज़ करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। और हम इसका फ्रिक्वेंटली बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि EOQ को कैलकुलेशन मतलब EOQ कैलकुलेशन मतलब करते हुए हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, और इसको परचेज़ करने में भी EOQ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो इसलिए EOQ जो है हमें परचेजिंग, प्रोडक्शन और बिज़नेस में हेल्प करता है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ EOQ, है ना। अब एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए, है ना। हर टॉपिक का ये कि मतलब एडवांटेजेस होते हैं तो फिर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है EOQ रिक्वायर्ड identification of inventory carrying and ordering cost in case it is not clearly known. Exactness in EOQ cannot be calculated accurately. इसका मतलब ये है कि
कितनी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है, ये हमें क्या होता है, क्लियर नहीं हो पाता है ना। क्लियर क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसको ना एक्यूरेट वो नहीं, हमारे लिए नहीं हो पाता है जो हम एग्जैक्ट जो हम सोचते हैं ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा होता है कि इस बार जैसे अब डिमांड के हिसाब से होता है ना सब कुछ, तो डिमांड जैसी आएगी हम उस हिसाब से वो करेंगे ना। अब हमने कैलकुलेट तो ये कर लिया ईओक्यू के हिसाब से, है ना, कि ज़्यादा हम ऑर्डर कर देते हैं, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो जाती है कि हमने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। बट हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास डिमांड उतनी ज़्यादा, मतलब उतने ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास आया नहीं उस मटेरियल का, तो जो हमने वो मंगाया हुआ था वो हमारे कैरिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये भी डिसएडवांटेज है इसका। सेकेंड इज समटाइम द आउटपुट वैल्यू फ्रॉम ईओक्यू इज इनकन्वीनियंट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ दैट टाइम, है ना। जो अभी मैंने बोला था ये वही है कि सम टाइम यानी कि हर टाइम कहते हैं ना कि डिपेंड करता है कि डिमांड है उस टाइम पे जब हमने ईओक्यू का यूज़ किया, यानी कि जब हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब जो हमने ऑर्डर किया हुआ है मटेरियल, है ना, जब हमने मंगवाया हुआ है जिस हिसाब से, तो उस टाइम पे वो डिमांड है। कि कई बार ऐसा होता है ईओक्यू के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है और हमें मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऑर्डर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास डिमांड आ जाती है ना। तो मतलब डिमांड में आ जाता है कि मतलब हाँ ये हमें चाहिए है, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है फिर वो इतनी जल्दी क्या ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाता है ना। तो ये भी हमें ये भी उस टाइम पे मतलब अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ईओक्यू से हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ये कम और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ मटेरियल्स आर रेगुलरली रिक्वायर्ड ईओक्यू इज़ नॉट यूज़फुल, है ना। ईओक्यू यूज़फुल नहीं है ना। कि अगर जैसे हमारे पास मटेरियल की जो रेगुलरली रिक्वायर, मतलब हमारे पास अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर टाइम अवेलेबल है। हो सकता है जब हमारे पास मतलब जब डिमांड आई उसकी तब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, और जब डिमांड नहीं थी तब वो हमारे पास अवेलेबल। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ईओक्यू, है ना, क्योंकि इस पर रेगुलरली रिक्वायर्ड यानी कि रेगुलरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो इसलिए ये यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईओक्यू इज़ नॉट यूज़फुल व्हेन दी प्राइसेस आर फ्लैक्चुएटेड। इसका मतलब ये है कि ईओक्यू यहाँ पे भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब ऑर्डर करते हैं ना, तो उस पर हम जो मतलब जैसे हमने ऑर्डर किया तो जिस टाइम पे ईओक्यू ने हमें बताया कि इस टाइम पे हमें ऑर्डर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमें मंगवा लेना चाहिए, उस टाइम पे हमने ऑर्डर कर दिया ना, तो उस टाइम पे उस जो मटेरियल जो उसका प्राइस था ना, तो आइटम का जो प्राइस था तो वो उस टाइम पे ज़्यादा था। बट जब हमने उसको मंगवा लिया उसके बाद उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है, फ्लैक्चुएट हो जाता है ना। तो इसलिए ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि प्राइस का ये हमें ये पता नहीं चल पाता है इसमें। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, है ना। तो ये इसलिए ये यहाँ पर यूज़फुल नहीं है ना। तो हमने डिसएडवांटेजेस समझ लिए हैं, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू।